हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, भूगोल की मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो भूगोल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। 10 प्रश्न पक्के कर सकते हैं केवल आज की इस क्लास से। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, नोट्स भी बना सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे आपकी हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। उसके बाद 2:30 बजे वाली क्लास 3 या 3:30 बजे हो जाती है, जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की होती है। कल मैं पॉलिटी की जो है मैराथन करवा दूंगा, पॉलिटी की, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की मैराथन करवा दूंगा, यानी कि अब मैराथन ही क्लासेस होंगी ज़्यादातर, ठीक है। फटाफट हम कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। बीएड की लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पूरा स्टार्टिंग से मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे सभी लोग। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एराटोस्थनीज ने किया था सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग, ठीक है। इनको आप लोग फटाफट नोट करते हुए चलेंगे। इसकी मैं पीडीएफ आपको नहीं सेंड कर दूंगा, केवल आपको इसी क्लास से आपको नोट करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को भी देखता हूं कि आप लोग मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, तो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, भूगोल का जनक अगर पूछे तो भूगोल का जनक कौन माना जाता है? हिकेटियस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड का व्यास अगर एग्जाम में पूछे तो 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है ब्रह्मांड का व्यास। अभी मैं स्टार लगाऊंगा, जो जो क्वेश्चंस में उनको आपको नोट भी करना है, ठीक है। चलिए, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है, ठीक है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है वह क्या कहलाता है? वह मंदाकिनी कहलाता है। चलिए, सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल से ये मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका फिक्स है, एक प्रश्न फिक्स है केवल इसी टॉपिक से, सौरमंडल से। तो पूरी क्लास देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, फ्री सीट लेना है, तो बस जितनी भी अब क्लासेस होंगी उन क्लासेस को जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा। सौरमंडल डालिए सभी लोग। चलिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में यानी कि सन के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। अगर एग्जाम में पूछे कि सौरमंडल का प्रधान कौन है तो सूर्य है। सूर्य एक क्या है? तारा है। चलिए, सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सूर्य जो है किस अक्ष पर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एक पृथ्वी भी अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रामबाण प्रश्न है, तो पूरी क्लास को देखिएगा, थोड़ा लंबी क्लास हो सकती है। चलिए, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। चलिए, सूर्य से प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। अगर सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, 500 सेकंड लगता है, ठीक है। कभी कभी 8 मिनट 20 सेकंड भी दे देगा, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है 8 मिनट 16.6 सेकंड लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। अगर सूर्य का व्यास पूछ ले एग्जाम में तो 13,92,000 किलोमीटर याद रखना है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है, ठीक है। चलिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना जो है गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, सूर्य। चलिए, अगला पॉइंट, अब हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। कौन कौन से ग्रह? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, और अरुण हो गया एवं वरुण हो गया। अभी हम बात करेंगे इसमें कौन सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के नज़दीक मतलब कौन सा ग्रह है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। उपनाम किसके, कौन ग्रह के क्या नाम है? सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्लूटो, ठीक है। प्लूटो जो है बौने ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेरान हो गया, सेरस हो गया, ठीक है। 2003 UB 313, ठीक है। इनको आप लोग याद करिएगा। यम भी हो गया आपका, ठीक है।
चलिए, शुक्र एवं अरुण ग्रहों को घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है। अगर पूछ ले कि शुक्र एवं अरुण की जो परिक्रमण की दिशा है वो कैसे है, तो वो पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम है। चलिए, अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। पीडीएफ के लिए एक मैं टारगेट रखता हूं, अगर 1000 लाइक अभी शाम 7 बजे तक आ जाता है, 1000 लाइक, तो मैं 100% इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर का भाई सवाल है, 10 प्रश्न का, सॉरी 20 नंबर आपका बनेगा इस क्लास से। तो चाहते हैं पीडीएफ, तो 1000 लाइक का टारगेट पूरा करें आप लोग, अभी के अभी शेयर करें, धड़ाधड़ शेयर करें, फैला दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो 20 नंबर पक्के करने हैं, तो 1000 लाइक का टारगेट पूरा करें। 1000 लाइक, ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक मांग रहा हूँ आप लोगों से बस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा, 7:30 बजे सेंड कर दूंगा, 7 बजे लास्ट टाइम है। चलिए, उसके बाद हम सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। यह सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। उसके बाद यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। देखिए, सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो आपका बुध है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे हल्का ग्रह भी है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म होती हैं, रातें क्या होती हैं, बर्फीली होती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकता है कि किस ग्रह में रातें जो हैं बर्फीली होती हैं, तो वो होती हैं बुध ग्रह में, और दिन गर्म होती हैं बुध ग्रह में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, एक एक ग्रह के बारे में बात कर देंगे। ठीक है, शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी का निकटतम एवं सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। इसे पृथ्वी की भाग्नी ग्रह भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र को। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र के पास भी, दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। एक एक पॉइंट लिखना है आपको। 1000 लाइक कर देते हो आप लोग तो 7:30 बजे आपको पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग अच्छे से रात में नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अभी हम बुध के बारे में पढ़ ही चुके हैं, सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, चलिए, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगते हैं। किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगते हैं, बृहस्पति को लगते हैं। बृहस्पति इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसे जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से, फीबोस और डीमोस। ठीक है, चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस है। मेसी एवं सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसे ग्रह पर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है, ये जो है इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर। ठीक है, चलिए अब हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की अगर हम बात करें तो यह सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, और पीडीएफ जैसे मैं सेंड कर दूंगा 1000 लाइक के बाद, तो क्लास को देखने के बाद ही आप लोग पीडीएफ को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, लिखना तो आपको सभी को है। ठीक है, ज़्यादा लंबी भी क्लास नहीं होगी और ज़्यादा मैटर नहीं है। वही क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना होती है। तो जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलिए अरुण ग्रह के बारे में बात करते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण को। ठीक है, चलिए वरुण ग्रह यह हरे रंग का ग्रह है। इसे याद रखिए, केवल हरे रंग का ग्रह है। पृथ्वी, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा 5वां। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, और इसका विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,713 किलोमीटर। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति से दिन रात होता है। जो दिन रात होता है वो पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति से होता है। ठीक है, चलिए वार्षिक गति के कारण
पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि दिन या रात जो छोटा होता है पृथ्वी पर किसके कारण होता है, तो वार्षिक गति के कारण होता है, और दैनिक गति के कारण दिन या रात होता है। ठीक है, चलिए, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है, इसलिए तो जो है शुक्र को पृथ्वी की भाग्नि ग्रह यानी कि बहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी जाना जाता है। हरा ग्रह बता चुका हूँ, लाल ग्रह बता चुका हूँ, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी बहुत है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है, चलिए, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, चंद्रमा उपग्रह है, इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग है वो जो है 57% भाग को हम देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितने परसेंट? 57% देख सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट, चंद्रमा का व्यास जो है 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 81 है। ठीक है, सुपर मून कब होता है? सुपर मून तब होता है, देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो उस स्थिति को जो है क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो नोट जरूर करिएगा। सुपर मून कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो 3,84,365 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़बरदस्त पॉइंट ये वाला था। ठीक है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लू मून कब होता है भाई? ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे ब्लू मून कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, लघु सौर मंडली पिंड के बारे में बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह आपका सबसे पहले है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए, उपसौर और अपसौर बहुत पूछा जाता है ये। तो देखिए, उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई। अब देखिए, यहाँ पे मंथ से आप लोग पता लगा लीजिए। इसमें देखिए, जनवरी बड़ा है कि जुलाई बड़ा है? तो इसमें जुलाई बड़ा है। अब इसमें देखिए, ऊ बड़ा है कि आ बड़ा है? बताइए आप लोग। इसमें ट्रिक नहीं काम कर रही है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। बाद में आप लोग मत कहिएगा कि आपकी क्लास से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है भाई? तो 22 दिसंबर को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कतई जहर वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये तो मतलब कतई जहर वाले प्रश्न हैं। पहले के जब एग्जाम्स होते थे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से प्रश्न मतलब आना ही आना रहता था। तो याद कर लीजिए इसे। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी रिवीजन करने का समय आपके पास बहुत है। ठीक है, आज 28 तारीख ही है। 2 दिन इधर आपके पास हैं और 5 दिन उधर आपके पास है, तो 1 हफ्ते आपके पास समय है। ठीक है, चलिए, भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कहाँ से जो है गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, यह समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि कितना घंटा आगे है समय ग्रीनविच टाइम से, तो 5.5 घंटा याद रखना है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, या सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप लोग पूरा मतलब लिखें, आप लोग अपने तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी गोल है, जैसे आप लोग लिख लीजिए पृथ्वी गोल है। फर्स्ट किसने बताया था? तो आप लोग पाइथागोरस। शॉर्टकट में आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए,
स्थल मंडल के बारे में बात करते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पृथ्वी की संपूर्ण बाह्यपरत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है, ठीक है, 29% भाग पर जो है स्थल है और 71% भाग पर क्या है, जल है। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। और अधिकतम गहराई मारियाना गर्त की है। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हैं। अधिकतम गहराई किसकी है, मारियाना गर्त की है, और अधिकतम ऊंचाई किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू है, हवाई द्वीप यूएसए पर है, ठीक है। चलिए, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भूकंपी तरंगों की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ये दोनों बहुत हैं। अध्ययन पूछे तो सीस्मोलॉजी, किससे मापा जाता है तो रिएक्टर स्केल आपको याद रखना है, ठीक है, रिएक्टर पैमाना। चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व की सबसे लंबी, सबसे ऊंची, यहाँ पे पूछा रहा है, चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। चलिए, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नोट कर सकते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार का वन जो है विषुवतीय रेखीय प्रदेश तथा जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हैं। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट ये परिभाषा है ये, कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे कुछ घास के मैदान हैं, कौन से घास के मैदान कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सावाना घास का मैदान कहाँ पे है, अफ्रीका में है। कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में है। पंपास घास का मैदान कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। लानोस वेनेजुएला में। अगर घास के मैदान से प्रश्न पूछा जाता है तो इन चारों में से एक पूछ लिया जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप से जो है विषुवत और कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं, तो एशिया महाद्वीप से, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है और इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। पामीर के पठार को जो है विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार कहाँ पे है, इसी में है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। चलिए, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है, ठीक है। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। छोटा कौन सा है, मालदीव है, ठीक है। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, वो है सिंगापुर। और एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है रिवर। और एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है, मर्त सागर की है। ये भी आपको याद रखना है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। ये कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में ही है, ठीक है। चलिए, और विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, भारत है अपना देश। और एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा द्वीप है, ठीक है। चलिए, फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास को फटाफट देख लीजिए आप लोग, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, थाईलैंड है। उसके बाद मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है। तो तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एशिया के देश चीन जो आपका है, ये तंबाकू हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, इनके सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। गेहूं चावल याद रखिएगा, कपास भी याद रखिएगा और चाय भी याद रखिएगा, ठीक है। और एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है, मलेशिया है। और एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। ये इसकी स्थिति कहाँ पे, पाकिस्तान में है। सबसे ठंडा स्थान
साइबेरिया, बखोयांस्क आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर क्या कहलाती है? स्वेज नहर कहलाती है, ठीक है। और विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? पाकिस्तान में है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। विश्व में सिंचाई नहरों का जो सबसे बड़ा जाल है वो कहाँ पे है, किस देश में है? पाकिस्तान में है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं अब हम, एशिया महाद्वीप के बारे में। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका से एक मात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत, व्रत, कर्क और मकर व्रत जो है गुजरते हैं, ठीक है। वहाँ पे अक्षांशी गुजरते थे, ठीक है। और यहाँ पे अफ्रीका में जो है विषुवत व्रत और कर्क व्रत गुजरते हैं, ठीक है। व्रत, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अफ्रीका में बुशमैन और कांगो में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियाँ हैं, ठीक है। बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कालाहारी में पाई जाती है। चलिए, अफ्रीका की कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर एग्जाम में पूछें कांगो नदी जो है किसे 2 बार काटती है, तो जो है कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। और अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है नाइजीरिया। नोट कर लीजिएगा आप लोग। कांगो को जो है वनों का देश कहा जाता है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कांगो को वनों का देश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका अगला महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और कनाडा की, हाँ, सीरियल भी आपको याद रखना, जैसे आपका एशिया हो गया, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका हो गया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो गया। तो कभी कभी मतलब आरोही आरोही में भी दे देता है, तो आपको याद रखना है, क्रम भी याद रखना है, ठीक है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है, ठीक है। अगर पूछे कि किस देश की जो है तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है, तो कनाडा की है। अगर भारत में पूछ ले तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। चलिए, यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। यूएसए जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, ठीक है। पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। चलिए, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश जो है वो भी यूएसए ही है, ठीक है। चलिए, क्यूबा द्वीप को जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को, क्यूबा द्वीप को, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे ताज़े पानी की झील है सुपीरियर झील, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? ये भी न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। चलिए, ब्लैक हिल हो गया, ब्लू हिल हो गया तथा ग्रीन हिल हो गया, ये नामक पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है यूरोप, चौथा महाद्वीप। यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है। यूरोप को जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? एलबुर्ज है। उसके बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। वोल्गा नदी याद रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। झीलों का देश किससे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोप का भारत जो है इटली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की भारत में कृषि की जाती है उसी तरह की सेम टू सेम भारत में भी कृषि यहाँ पे इटली में भी जो है कृषि की जाती है भारत की तरह। उसके बाद अंटार्कटिका है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका, और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसेन थे।
नॉर्वे के ये निवासी थे एमंडसेन। यह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है संसार का? तो दक्षिण अमेरिका याद रखना है। और दक्षिण अमेरिका में जो है पेरू, बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है। सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। ये दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है। और अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। अगर भारत में भी पूछ ले कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है आपका। वर्ल्ड में ब्राज़ील है। और विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसे एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा था, उसी तरह ये सबसे छोटा है आपका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और इस महाद्वीप में 22 देश हैं। कितने देश हैं? 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला जो है देश है। ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और यह विश्व में ऊन निर्यातक देश भी है। ठीक है। चलिए अब हम जलमंडल के बारे में बात करते हैं। जलमंडल के बारे में, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो वो जो है क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। ठीक है। चलिए भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है। प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। मैरियाना गर्त की स्थिति जो है कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही है। इंपॉर्टेंट है। महासागर में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका है प्रशांत महासागर है। और पूछ ले जो सबसे गहरा है स्थान जो है मैरियाना गर्त जो है इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, यह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति है प्रशांत महासागर की आकृति। उसके बाद अटलांटिक महासागर है। इसका जो एरिया है प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। ठीक है। और इसकी आकृति जो है इस आकार से मिलती जुलती है। एग्जाम में पूछा जाएगा किस महासागर की आकृति इस आकार से मिलती जुलती है, तो अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार के सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। पूछ ले कि सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है व्यापार के दृष्टिकोण से, तो वो आपका है अटलांटिक महासागर है। ठीक है। चलिए हिंद महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक जो है अर्ध महासागर है। यह एक अर्ध महासागर है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर। ठीक है। आर्कटिक महासागर जैसे अभी आपका जो है प्रशांत महासागर सबसे जो है बड़ा था, उसी में हम सबसे छोटा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। यह सबसे छोटा महासागर है और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। वायुमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। वायुमंडल के बारे में, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वायुमंडल में। कितने % पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। ठीक है। इस गैस का जो है कोई स्वाद, रंग, गंध नहीं होता है। ठीक है। और यदि यह गैस वायुमंडल में ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस ना होती जो आग लग जाती है, इसे बुझाना, नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता, कठिन होता। ठीक है। चलिए यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक जो है ऊंचाई तक फैली हुई है, याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन, यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर फैली हुई है। ऑक्सीजन गैस जो है 64 किलोमीटर तक है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे भारी गैस है। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यह कांच, घर या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और इसके आयतन में जो है लगातार वृद्धि हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है। उसके बाद ओजोन गैस हो गया। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ओजोन गैस। और CO2 एवं जलवाष्प हो गया। आकाश का रंग नीला धूल कारण से ही दिखाई देता है। आकाश का जो रंग नीला है वो धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, वायुमंडल की संरचना हो गई।
वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी मुख्य घटनाएं जैसे बादल हो गया, आंधी हो गया एवं वर्षा हो गया, इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, बादल, आंधी, वर्षा क्या होता है, ये सब इसी मंडल में होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल को जो है संवहन जो है मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल उसके बाद है, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, धूल, कण एवं जलवाष्प कुछ नहीं होता है। ठीक है, समताप मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं, और ये सब ये जो हैं जैसे बादलों की गरज हो गया, आंधी हो गया, बिजली की कड़क हो गई, धूल कण, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं, समताप मंडल में नहीं होते हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी कि वायुयान उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाए कि ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है किस मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, और इसे जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद का जो मंडल है वो है मध्य मंडल। उसके बाद है आयन मंडल। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार की सुविधा सब आयन मंडल में उपस्थित है। उसके बाद सबसे ऊपरी आपका वाह मंडल है। ठीक है, इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ठीक है, सबसे निचला आपका क्षोभ मंडल था, सबसे ऊपर आपका वाह मंडल है। ठीक है, और रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार की सुविधा किस मंडल में है, तो आयन मंडल में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आयन मंडल, तो सभी को नोट कर लीजिएगा। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं, बता दिया हूँ। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। किस रेखा पर जो है पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, बादल फटना, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात अगर होती है तो बादल फटने का वो संकेत है। ठीक है, चलिए विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देश, जैसे गेहूँ की बात करें तो प्रथम स्थान चीन का है, चावल में चीन का है, मक्का में यूएसए का है, कपास में यूएसए का है। तो इनकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलिए विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश हो गए जैसे, इनकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बॉक्साइट बहुत पूछा जा सकता है, बॉक्साइट हो गया, कोयला पूछा जा सकता है, यूरेनियम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन तीनों को नोट कर सकते हैं। विश्व के विनिर्माण कुछ उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादक देश कौन सा है, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया। लौह इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ऊनी वस्त्र में आपका जापान हो गया। रेशमी वस्त्र उद्योग में आपका रूस हो गया। ठीक है, चलिए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे यहाँ पे एक साइड आप लोग जनजाति डाल लीजिए और एक साइड देश। जैसे एस्किमो जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है, और वीडियो को यार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो, टारगेट आज का पूरा करना है 1000 लाइक का। चलिए, और विश्व के कुछ भौगोलिक जो हैं उपनाम हैं, जैसे 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है, ये भी जो है रोम को कहा जाता है। उसके बाद एंटीलीज की मोती किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। चीन का शोक जो है वांगहो नदी को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लैंड ऑफ कंगारू यानी कि कंगारियों की भूमि किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है, ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरब सागर की रानी यानी कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश सभी को पता है, जापान को कहा जाता है। संसार की छत मैंने आपको बता ही दिया, पामीर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए विश्व के जैसे कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं, वो उनकी स्थिति कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे झुकी हुई मीनार जो है पीसा कहाँ पे, इटली में है। ठीक है, व्हाइट हाउस आप सभी को पता है वंशीगरन डीसी में है। वंशीगरन डीसी यूएसए की कैपिटल है। ठीक है, चलिए एफिल टावर बहुत ही एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पेरिस में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, विश्व की प्रमुख भौगोलिक जो है खोजें हैं, जैसे आर एमंडसेन, ये नॉर्वे के निवासी थे। यह जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और रॉबर्ट पेरी जो है उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे, मतलब उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट पेरी, ये अमेरिका के निवासी थे। और सौरमंडल की खोज सभी को पता है कोपरनिकस ने किए थे। और ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, केपलर ने किया था। इन चारों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना है, छपेगा प्रश्न इस क्लास से 100% छपेगा, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
चलिए, आज की क्लास तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। यहाँ पे कुछ जल संधियाँ हैं विश्व की, कौन सी जल संधि किसे जोड़ती है और उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है। इसमें देखिए पाक वाला लिख लीजिए, पाक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थिति है, ठीक है। इसके बाद जिब्राल्टर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए, विश्व की प्रमुख नदियां हैं, जैसे उनका उद्गम स्थल जो है कहाँ से है, गिरने के स्थान कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नील नदी का जो उद्गम स्थान है वो विक्टोरिया झील से है और गिरने के स्थान कहाँ से है, भूमध्य सागर से है। अमेज़न का नोट कर लीजिए, मिसिसिपी का, यांगसी का, कांगो का, इसमें सभी नोट कर लीजिए आप लोग, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी कभी। और यार वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही ये मैराथन क्लासेस आप लोगों के लिए आती रहेंगी और बस मैराथन क्लास आप लोग देख लीजिए, आपका स्कोर चला जाएगा आसानी से। स्क्रीनशॉट आप लोग इसकी ले लीजिए, ले लिए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी जो है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कांगो व जायरे नदी। लिम्पोपो नदी अभी मैंने बता दिया, मकर रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया था इसको नोट्स बनाते समय, ठीक है। राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा। चलिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, माही नदी काटती है, ठीक है। नदियों के किनारे कुछ जो है विश्व के प्रमुख नगर हैं, जैसे बगदाद किस नदी के किनारे है, टाइग्रिस नदी के किनारे है। उसके बाद रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब, वाशिंगटन पोटोमैक, न्यूयॉर्क हडसन, ठीक है। ये आपका नहीं है, ठीक है, तो इनको आप लोग नोट करिए फटाफट। क्लास कैसी लगी, अभी तो आधी क्लास बाकी है। क्लास के बारे में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा आप लोग। लास्ट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, ये कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, ठीक है। अगर वही भारत का पूछे तो सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात, जिसे वाटरफॉल कहते हैं, ये भारत में है, कर्नाटक राज्य में है। ये किस नदी पर है, तो सरवती नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात को, ठीक है। चलिए, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। विश्व की प्रमुख झीलें हैं, जैसे यहाँ पे विश्व की प्रमुख जैसे यहाँ पे झीलें हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। इसकी स्थिति कहाँ पे है, रूस में है। और विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है, टांगानिका झील है, तंजानिया में है। ये दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, आपको मैंने बता ही दिया। चलिए, विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत शिखर हैं, जैसे एवरेस्ट आपका नेपाल में हो गया। K2 जिसे गॉडविन एस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये आपका भारत में है। कंचनजंगा ये नेपाल भारत के पास है और धौलागिरी जो है नेपाल में है, ठीक है। चलिए, विश्व के जैसे कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कौन सा द्वीप की स्थिति कहाँ पे है, जैसे ग्रीनलैंड द्वीप की स्थिति कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर में है। बोर्नियो द्वीप की हिंद महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर में। क्यूबा कैरिबियन सागर में। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो सभी के सभी को नोट करना है आपको। और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। ज़बरदस्त पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है, इंडोनेशिया। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी बाकी है, इंडियन ज्योग्राफी आपकी आने वाली है, ठीक है। चलिए, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो बोर्नियो द्वीप आपको याद रखना है। और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड द्वीप को जाना जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं, राजधानियां हैं और उनकी मुद्राएं हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इससे प्रश्न आता है, ठीक है। ये आपका जो है विविध के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आपको विविध वगैरह करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। विविध करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसी में आपका कवर हो जाएगा। इसी को अलग से टॉपिक्स बना दिया जाता है, वही विविध के अंतर्गत आ जाता है।
जैसे यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, और वहाँ की मुद्रा क्या है, टका है। वहीं भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू, और मुद्रा क्या है, गुलट्रम, ठीक है। नेपाल, नेपाली रुपया हो गया, काठमांडू इसकी राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा है क्यात, और नए पीटो जो है इसकी राजधानी है। पाकिस्तान का जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। इससे पहले कहाँ थी, कराची थी। इस समय शहबाज जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ की जगह पे, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफ़गानी रुपया वहाँ का जो है मुद्रा है। चीन का युआन है और बीजिंग राजधानी है। श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, जयवर्धने कोटे वहाँ की जो है राजधानी है। ईरान की रियाल है, तेहरान उसकी जो है राजधानी है। जापान का येन मुद्रा है, टोक्यो राजधानी है। सऊदी अरब की रियाल है, रियाद राजधानी है। मिस्र की पाउंड मुद्रा है, काहिरा राजधानी है। कनाडा की डॉलर हो गया, कोटावा राजधानी है। क्यूबा की मुद्रा पीसो है, हवाना उसकी राजधानी है। रूस की रूबल और मास्को उसकी राजधानी है। सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है, कजाकिस्तान है, ठीक है। सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है कजाकिस्तान। चलिए अब आ गया आपका इंडियन ज्योग्राफी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सब क्लास होने वाली है, अब और मज़ा आएगा। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट पे चीन है, और एरिया में जो यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है रूस है, ठीक है। जनसंख्या में दूसरा, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। यहाँ पे क्रम भी आपको याद रखना है, क्रम भी आपको याद रख लेना है। जैसे सबसे टॉप पे रूस है, उसके बाद कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से आप लोग PDF से नोट करिएगा, वीडियो में काफ़ी समय लग जाएगा। तो मेरी भी कुछ हैं, तो आप लोग उसको पूरा करें। 1000 लाइक का टारगेट है आज का, पूरा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आपका चीन हो गया, भारत हो गया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। चलिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं, तो 16 राज्य हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट करना है, अच्छे से नोट करना है। भारत के जलीय सीमा से संबंध 7 देश हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये 7 जो हैं जलीय सीमा से संबंध रखते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा, और भारत एवं अफगानिस्तान के बीच रेखा है ढूरन रेखा, एंड भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा को क्या कहते हैं, सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, 3 इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी टिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। यहाँ पे राज्य के नाम देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों को पता होना चाहिए नाम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ऐसे कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो जब पता रहेगा 8 राज्यों के नाम, तभी आप लोग कर पाएंगे। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं कौन कौन से, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और 8 राज्यों से टोटल लगा हुआ है, ठीक है। और भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की जो है तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। विश्व में पूछे तो कनाडा की है, ठीक है। और भारत के 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। इसकी स्थिति कहाँ पे है, लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन ऑस्टिन है।
और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? राजस्थान में है। एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, मुझे आपको बताना ना पड़े कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम आप लोगों को ना लगे। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करिए। चलिए, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूछे एग्जाम में कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमुख जल अंतराल हैं जैसे यहाँ पे, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाक स्टेट मैंने आपको बता ही दिया था अभी। तमिलनाडु आपका इंडिया में है, तो श्रीलंका और इंडिया के मध्य में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। और व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और इसका नया नाम, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है और किस नदी पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब भारत की नदियाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी है। अंतर्वाही नदी कौन सी भारत की एकमात्र? लूनी नदी है। चलिए, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। और यहाँ पे जो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाती है, ठीक है। जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में, और गंगा पद्मा के नाम से। चंबल जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। वो कौन सी नदी है जो साल भर बहती है? तो वो है चंबल। वो किस राज्य में है? राजस्थान में, ठीक है। कुछ झीलें यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर ये गारंटी है कि नहीं जाएगा, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलें हैं यहाँ पे, जैसे भारत की सबसे तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील भी है। ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, एक मिनट कंफ्यूज हो गया। देखिए, अगर सबसे पूछे तो चिल्का झील याद रखना है, ठीक है। मतलब सांभर झील जो राजस्थान में है, ये भी मतलब खारे पानी की ही झील है। ये लमड़ी झील ये भी है। तो अगर पूछे कि चिल्का झील जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में याद रखना है। खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है, और है तो मतलब सांभर झील भी, ये मतलब ये सबसे बड़ी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ झील के नाम मैं लिख दिया हूँ कहाँ पे है। जैसे डल झील हो गया जम्मू कश्मीर में, देवताल झील उत्तराखंड में, सांभर झील राजस्थान में, पिछौला राजस्थान में, लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पुलिकट तमिलनाडु में, लोनार आपका महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, ठीक है। इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। केबुल लामजाओ पार्क है। और किस झील में है? तो लोकटक झील में है, ठीक है। मणिपुर राज्य में है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की कृषि हो गई। चलिए, इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे ये कुछ कृषि विधियां हैं, जैसे सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। छपेगा प्रश्न, एक प्रश्न पक्का इससे, ठीक है। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। विटिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। पोमो कल्चर का संबंध फलों को उत्पादन से है। 1 2 3 4 5 पाँचों को नोट करिए आप लोग, पाँचों को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी कभी, ठीक है। और 1000 लाइक का टारगेट पूरा करना है आज आपको, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग पूरा करेंगे 1000 लाइक का टारगेट। शाम 7 बजे लास्ट टाइम है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलिए, भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। अगर हम खाद्य फसल में बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो चावल का होता है, ठीक है। चलिए, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। गन्ना के भी उत्पादन में, आलू के भी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। चलिए,
और भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को है। ठीक है, अगर वर्ल्ड में पूछे तो विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत पूछा जाता है पॉइंट। 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं श्वेत क्रांति के जनक। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ हैं, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। एक एक क्रांति को नोट कर लेना है, एक एक क्रांति को। ठीक है, मैं इसमें यह नहीं कहूँगा कि ये पूछा जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए आप लोग, सभी के सभी लोग नोट करें। चलिए, नोट हो गया ना, आगे चलते हैं। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है, चीन, मैंने आपको बता दिया। आम हो गया, केला, नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में पहला है। और धान में खैरा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। कुछ फसलों में जो है राज्यों का क्रम, जैसे चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, मक्का में महाराष्ट्र है, मूंगफली में गुजरात है, सरसों में राजस्थान है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, कपास महाराष्ट्र। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जोट में पश्चिम बंगाल हो गया, आलू में उत्तर प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र, गन्ना में उत्तर प्रदेश। तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मैंने आपको बता ही दिया था। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। और आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। और सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। मसालों को नगर पूछे तो केरल को कहा जाता है। ठीक है, रबी की फसल जो है यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और यह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फसलें जो है रबी फसल के अंतर्गत आती हैं, जैसे जौ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये रबी की फसलें हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी इसमें रबी की फसल नहीं है या कौन सी रबी की फसल है, उसमें दे दिया जाएगा। खरीफ की फसल, जायद की फसल, ऐसे ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे अब आने वाली है, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल जैसे धान हो गया। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान हो गए, जैसे इसमें याद कर लीजिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयटम्बूर में है। इससे मतलब अनुसंधान केंद्र से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, यही चावल वाला पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पे कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, और केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तमिलनाडु राज्य में होती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, तालाब है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के कुछ प्रमुख खनिज संसाधन हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, कौन सा कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ उद्योग हैं, जैसे मुंबई को जो है भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद याद रखना है, उत्तर भारत का कानपुर हो गया, दक्षिण भारत का पूछे तो कोयटम्बूर याद रखना है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयटम्बूर याद रखना है, अहमदाबाद मैंने बता दिया। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग है। और भारत में जो है आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया था, और जो असफल रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है। ये नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट जो है अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, वाराणसी में होता है। ठीक है, DLW यहीं पे है, वाराणसी में है। और रेलवे इंजन का निर्माण का कार्य कहाँ होता है, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे, झारखंड में है। रेलवे के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, चेन्नई है। पेरम्बूर, जो भी ऑप्शन में है वो लगाना है।
ज़्यादातर पेरम्बूर ही आता है, ठीक है। उसके बाद भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, और कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में परिवहन व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व का, अगर हम सड़क परिवहन के बारे में बात करें, सड़क परिवहन के बारे में, तो विश्व का सबसे जो है दूसरा सड़क नेटवर्क है भारत का, राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ गुजरता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A, 6 किलोमीटर का है। और राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का है, और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग में है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, ठीक है, जिसे NH44 के नाम से भी जाना जाता है, NH44, ठीक है। रेल परिवहन में जो है भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो है अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच शुरुआत की गई थी 1853 में, और 34 किलोमीटर चलाई गई थी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वहीं पूछ ले कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी, और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस है और थार एक्सप्रेस है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, वायु परिवहन की बात करें तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान जो है डाक सेवा का परिवहन किया गया था। कुछ यहाँ पे कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। कौन से हवाई अड्डे हैं, कहाँ पे हैं? जल परिवहन हो गया, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, और देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है आपका। सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापत्तनम। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बंदरगाहों को, किस नदी पर है, किस राज्य में है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, और यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली, सॉरी, ठीक है। और 2011 की जनगणना जो हुई थी वो 15वीं हुई थी। अगर हम 1872 से बात करें तो 15वीं हुई थी। 1881 से स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं हुई थी, ठीक है। 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी, और 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। 1872 वाली जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं, और 1881 वाली लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। दोनों पॉइंट को नोट करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो जनसंख्या थी 1,00,000 करोड़, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये जनसंख्या आप लोग नोट कर सकते हैं, 125 लगभग। तो इसमें 121 है, तो 121 से देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने परसेंट था? 17.5 था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लिंगानुपात कितना था? 1000 में 943 था। शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 9 से 27 से घटकर 918 हो गया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। न्यूनतम की बात करें, यहाँ पे सिक्किम देखिए हो गया ना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय हो गया। और न्यूनतम बात करें तो नागालैंड। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात में केरल हो गया सर्वाधिक में, और न्यूनतम में हरियाणा हो गया। साक्षरता में सर्वाधिक केरल है, न्यूनतम बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और न्यूनतम लक्षद्वीप है। यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ये किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? पंजाब। दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर है, झारखंड, पंजाब में है। हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। सबसे लंबा बांध है ये, इनको नोट कर लीजिएगा। टिहरी बांध भी बहुत पूछा जाता है, इडुक्की भी, सभी को नोट कर लीजिए, सभी को। नदियों के किनारे कुछ प्रमुख नगर, इनको भी नोट कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य, ये मैं पहले भी करवा चुका था।
जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसका अब नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। टोटल कितने हैं, 11 हैं, और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे है, लेह जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट पार्क, ये रामगंगा नदी बहती है, जिम कॉर्बेट पार्क से जो है रामगंगा नदी बहती है, और इसी का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ मैं, तो नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये कुछ भौगोलिक उपनाम हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की जनजातियाँ हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली को जो है शोक त्यौहार मनाती हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति के लोग जो है त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, तो वो थारू जनजाति के लोग हैं, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी भूगोल की मैराथन क्लास। 1 घंटे में पूरी क्लास ख़त्म हो गई है, और क्लास के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और 1000 लाइक का टारगेट पूरा करिएगा, तभी आपको इसकी मैं PDF सेंड करूँगा, ठीक है। PDF आपको मैं 7:30 बजे सेंड कर दूँगा। अगर शाम 7 बजे तक, 7-7:30 बजे तक अगर लाइक हो जाता है, 1000 लाइक हो जाता है, अगर 800 प्लस भी हो जाएगा ना, 800 प्लस भी हो जाएगा, तब भी मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन से आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चंस ये हैं, आप लोग बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तेलंगाना जो है राज्य जो है कब बना था, 2014, 2015, 2012 या 2011? सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।